हेलो। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है क्लास 10th के लिए, उसके बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे। ऊपर आप इस लाइन को पढ़ते जाओ। इसमें लिखा है, इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी। तो आप कौन सी उनको रेमेडी देंगे? क्या नींबू का पानी पिलाएंगे, विनेगर देंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे? इनमें से कौन सा आप देख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम पहले इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लें, तभी तो हम उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। You must have used your knowledge about ability of acids and bases to nullify each other. एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। Here you must nullify the acidic property, क्योंकि ओवर ईटिंग से एसिड बन गया है स्टोमक में और उस एसिड को आपको नलीफाई करना है। तो आप क्या लेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। अब आप ज़रा रिकॉल करिए, वी टेस्टेड सोअर बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। तो हम अगर किसी खट्टे पदार्थ को या कड़वे पदार्थ को बिना जीभ पर रखे हुए टेस्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? यू हैव ऑलरेडी नो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. लिटमस की सहायता से हम बिना जीभ पर रखे हुए किसी खट्टे पदार्थ को, कड़वे पदार्थ को टेस्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसको कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा अगर खट्टा होगा, एसिडिक होगा, और रेड लिटमस को ब्लू कर देगा अगर कड़वा होगा, बेसिक होगा। लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक अनदर सच इंडिकेटर। जो आपके घर में हल्दी है वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। यू हैव नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी, अगर आपके घर में कड़ी बनी है और कड़ी का सफ़ेद कपड़े पर कोई दाग लग गया है, तो जब आप उसे धोने जाएंगे साबुन के साथ तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और विच इज़ ए बेसिक इन नेचर, वो रेडिश ब्राउन इसलिए हो रहा है कि उसमें उसकी नेचर कैसे है? बेसिक। और जब हम उसको स्क्रब करते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, तो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन वो फिर ठीक हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट द acids and base. Sorry. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. 9th में पढ़ा होगा, Thallophyta family का plant है ये, and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural substances like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrazine. हाइड्राजीन जब फूल है उसके रंगीन फूल की पत्तियाँ, पेटूनिया जिसे बोलते हैं, एंड जेरेनियम, हाइड्राजीलिया पेटूनिया
geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicator or sometimes simply indicators. तो आपने ये पढ़ा कि indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic by change in color or smell. अब इन टेबल्स में हम आपको 3 प्रकार के इंडिकेटर्स बताएंगे. पहले नेचुरल इंडिकेटर है, इसमें लिटमस आता है जो एसिडिक में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर. रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट वो एसिड में रेड देता है और बेस में ग्रीन कलर. फ्लावर्स ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट वो ब्लू कलर देगा एसिडिक में और बेसिक में पिंक कलर. टर्मरिक जो हल्दी है वो एसिड में कोई कलर नहीं देगी लेकिन बेस में रेड कलर इंडिकेट करती है. अब दूसरे तरीके हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इसमें फिनोप्थलीन है, ये एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है लेकिन बेसिक होते ही पिंक कलर देता है. मिथाइल ऑरेंज है, याद रखना, रेड कलर एसिड में और बेस के साथ येलो कलर देता है. और तीसरे प्रकार का है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो नाक के द्वारा सूंघे जा सकते हैं. जैसे ओनियन, प्याज है. ओनियन जब एसिड में होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और बेस के साथ कोई स्मेल नहीं आती. वनीला इसेंस, आइसक्रीम वगैरह आप खाते हैं, वनीला इसेंस है, वो एसिड में अपनी स्मेल को बनाए रखता है और बेस में कोई स्मेल नहीं आती. लौंग, क्लॉव ऑयल रिटेन स्मेल, एसिड में स्मेल उसकी रहती है लेकिन बेस में उसकी स्मेल चली जाती है. When acid containing food items such as pickles, curd, citrus fruits are kept in metallic utensils, अगर धातु के बने हुए बर्तन में उन्हें रखते हैं, between the metals and acid the reaction takes place. आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर के बर्तनों में ज़्यादा होता है. ये प्रॉन होते हैं एसिडिक अटैक के लिए और समटाइम दीज रिएक्शंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो वो रखा हुआ सब्सटेंस भी खराब हो जाता है और जहर भी बन सकता है. बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी वगैरह आपको काट दें तो वो आपकी जहाँ काटा है उस जगह पर मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है. विच कॉजेज बर्निंग, पेन, इरिटेशन, जलन होती है, दर्द होता है और खुजली सी होने लगती है. मेथेनोइक एसिड इज़ ए वीक एसिड, ये कमज़ोर एसिड है, वीक एसिड है. इफ़ ए माइल्ड बेस सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो आपके घरों में होता है उसको लाके इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, रिलीफ मिलता है. दिस इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज इफेक्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड. बेकिंग सोडा बेसिक है और मिथेनोइक एसिड जो उसने स्टिंग मारा, डंक मारा, वो एसिड है, तो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, आपको फ़र्क पड़ जाएगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, commonly known as baking soda, is also used as an indicator to neutralize stomach acid. ये भी हम पेट में अगर आपके जलन सी हो रही है और खट्टी डगारें आ रही हैं तो आप इसे पानी में घोल के पी सकते हैं तो आपकी वो सारी समस्या हल हो जाएगी. फिर यहाँ पे वही बात है कि एसिड स्टोमक में बना और आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जो कि बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, वो बेस है और एसिड बेस के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. अब हम ज़रा एसिड्स की कैरेक्टर्स पढ़ लें. एसिड्स आर
sour in taste, turns blue litmus to red, dissolved in water to release H ion. जब पानी में ये डिज़ोल्व रहता है एसिड तो H आयन देता है. एग्जाम्पल है विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड salts. Acids react with carbonate and produce salt, carbon dioxide and water. Acids react with metal hydrogen carbonate and produce salt, carbon dioxide and water. Acids react with metallic oxides and produce salt and water. When acids are added with water, it produces hydrogen ion. These ions are dissolved in water. H ions cannot exist alone. It combines with water molecules. तो जब आप एसिड को पानी में मिलाते हैं तो H आयन बनते हैं. वो H आयन पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O+ आयन. देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अदरवाइज अगर वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहें तो नहीं होगा, खाली थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है उसमें. डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स. अगर हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे तो वो डाइल्यूट एसिड होगा. व्हेन एसिड जो कंसंट्रेट एसिड है इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी हाईली एक्सोथर्मिक है. तो आपको प्रिकॉशन एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हेन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर बट it releases high amount of heat, but it is very dangerous. Why? So precaution must be taken when water is added to concentrate acids. Then heat generated may cause mixture to splash out and cause burns. वो वहाँ से उछल कर आपके शरीर पर गिर सकता है और उससे आप जल सकते हैं. Hence to avoid burns, acid must be added drop wise into water with constant stirring so that heat generated spread over in water. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाइए, हिलाते जाइए, तो इससे क्या होगा, हीट स्प्रेड जो होगी वो वाटर में चली जाएगी हीट और स्प्लैश नहीं होगा अचानक और आप बच सकते हैं. बेसिस के बारे में पढ़ें तो बेसिस होते हैं कड़वे टेस्ट के. टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर रिलीजेस OH आयंस. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं. इट आल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ओनली विद सोडियम एंड पोटेशियम. बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस को जब पानी में मिलाते हैं तो OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर. बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर और ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कलीज बोलते हैं और एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डिक्रीज इन OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट बेसिस. तो अगर बेस को डाइल्यूट करना है तो उसमें जो OH आयन है वो कम होते चले जाएंगे, यानी वाटर मिलाते ही OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर आप जैसे एसिड में देखा था आपने, तो बेस मस्ट बी एडिड ड्रॉप वाइज इनटू वाटर. अगर बेस का डाइल्यूशन करना है तो बेस को पानी में ड्रॉप वाइज डालना है और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हुए आगे बढ़ता जाए, तभी वो इजीली हो जाएगा. अदरवाइज वो भी स्प्लैश कर सकता है जैसे कि एसिड ने किया था और यू मे बर्न.
अब पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड्स इज रिप्लेस्ड बाय मैटर। जैसे सोडियम हाइड्रोजन HCl का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया यहाँ क्लोराइड आयन ने। क्लोराइड आयन NaCl है आपका, तो HCl में Cl जो है वो H को हटा दिया मेटल ने, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसी KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? These are salts. Acids and bases react with each other to produce salt and water. This reaction is called neutralization reaction. अब कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लें कि न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इन दोनों, अभी हमने पढ़ा ना कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्ट जो बनेगा वो उसकी pH होगी 7। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वीक बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं तो उसकी pH जो है 7 से कम होगी, और ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। और बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से बनते हैं और उनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। तो सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स बिलोंगिंग टू ए फैमिली एज शोन बिलो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द सोडियम सॉल्ट्स। इसमें देख रहे हैं सोडियम सोडियम आ रहा है सब। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सॉल्ट फैमिली हो गई। NaCl, KCl, CuCl2 बिलोंग टू क्लोराइड सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें सब क्लोराइड है ज़्यादातर। तो कॉमन सॉल्ट भी आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका घरों में, जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो उस समय ये यूज़ होता है आपका कॉमन सॉल्ट्स। इसका जो वो है फॉर्मूला वो है NaCl। सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, समुद्र के पानी में ये ज़्यादा होता है, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये इसके डिपॉजिट्स भी होते हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, और ये ब्राउन कलर का सॉल्ट जो है वो रॉक सॉल्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम ऊपर pH की बात कर रहे थे, तो pH के बारे में देखें। pH एक स्केल है। इट इज़ ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो pH स्केल बताती है। नीचे आपका दिखा रखा है 0 से लेके 14 तक। 0 से 7 तक यानी 6 तक जो है वो एसिड होते हैं, और उनका कलर कैसे होता है आप ये देखिएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक का रेड कलर होगा, फिर कलर धीरे धीरे फेड होते 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 ग्रीन कलर में आ जाएगा। ग्रीन होते ही न्यूट्रल हो जाएगा। 7 न्यूट्रल है। फिर 8 से 14 तक, 8 to 14 बेस हैं। इनके कलर आप देखते जाइए। डार्क ब्लू हो जाता है तो 14 है, और डार्क रेड है तो आपका एसिडिक है। दिस स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। इसकी रेंज आप जानते हैं, न्यूट्रल की 7 है, एसिडिक की लेस देन 7 होती है, और बेसिक की होती है मोर देन 7। अब pH हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
our body works within pH range of 7.0 to 7.8. हमारा शरीर जो है, जिसके अंदर जो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सब pH 7.0 से 7.8 के बीच में होते हैं। एसिड रेन जो ऊपर आसमान से बरसती है, उसमें pH होता है 5.6। ये जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके लिए खतरनाक होती है। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ, तो उनकी pH भी 7 के आसपास होनी चाहिए। एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक, हमारे स्टोमक में एसिड बनता है तो वो डाइजेशन में सहायता करता है। इफ टू मच एसिड इज फाउंड, पीपल फील इरिटेशन इन द स्टोमक एंड श्योर डकार उनको आने लगती है, बफिंग होने लगती है, खट्टी डकारें जिनको बोलते हैं। तो उस समय उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जब टूथ का pH मुंह के अंदर 5.5 से कम हो जाए तो समझ लो कि बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आ गए हैं और उन्होंने pH को डाउन कर दिया है। वो कहाँ से होती है? शुगर या फूड पार्टिकल्स अगर हमारे खाना खाने के बाद मुंह के अंदर रह जाते हैं तो वो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और उनकी जो pH होती है 5.5 होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे अगर एसिड हमने मुंह के अंदर ब्रश नहीं किया तो ये दांतों के ऊपर जो चमकदार लेयर होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं ख़राब करना, डिकेइंग करना। इसे कहते हैं टूथ डिके। इससे बचने के लिए rinsing mouth after eating and using toothpaste, which are basic, are usually practiced to prevention of tooth decay. टूथ डिके से बचने के लिए हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश जो पेस्ट है वो बेसिक है, तो अंदर जो इतनी भी एसिड बना होगा वो सब खत्म हो जाएगा। बी स्टिंग अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी एसिड हमारे शरीर में छोड़ता है, मेथेनोइक एसिड। और इसके लिए हम सोडा जो घर में हमारे रहता है, बेकिंग सोडा, वो वहाँ पर लगा दें तो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल, एक पत्ती होती है, जंगल में मिलती है, उसको ध्यान से देखोगे उसके ऊपर छोटे से रोई जैसे होते हैं। अगर उनको आपने छू लिया तो वो आपके शरीर में मेथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं स्किन पर, उससे भी आपको बर्निंग होने लगती है। तो उसका इलाज भी आप समझते हैं कि हमें बेकिंग सोडा डाल देना चाहिए। मोस्ट रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन pH रेंज 7.0 to 7.8। हम अभी आपके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ए चेंज इन द pH वैल्यू इनसाइड बॉडी कैन alter the biochemical reactions and provide fatal, नुकसानदायक हो सकती है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। सेल्फ डिफेंस में कुछ एनिमल्स केमिकल वारफेयर करते हैं। बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। प्लांट्स आल्सो रिक्वायर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ pH फॉर ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ। There are few plants that require a pH of 4.5 to 5.5. कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं, सारे नहीं। और सच प्लांट्स आर कॉल्ड एसिड लविंग प्लांट्स, इनको बोलते हैं एसिड को प्यार करने वाले। सम एवरग्रीन श्रब्स एंड बुशेस आर एसिड लविंग प्लांट्स, जो झाड़ियाँ हमारे चारों तरफ लगी होती हैं, हेज वगैरह लगाते हैं ना हम अपने रास्तों में, और कुछ एवरग्रीन प्लांट होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको एसिड लविंग प्लांट कहते हैं। डू यू नो सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट।
Do you know sodium hydrogen carbonate is used as an ingredient in antacids? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट निकालता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कॉमन सॉल्ट आपको पता है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले, जैसे सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला देते हैं H2O, और वो हमको देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या देता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और जिप्सम। तो हमारे को जो कॉमन सॉल्ट है, नमक है, उससे ये 5 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे मिलते हैं? इसके लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस है, जो आप एक इलेक्ट्रोलिसिस है, आप देख रहे हैं। इसमें एक तरफ से ब्राइन, सोडियम क्लोराइड का गाढ़ा घोल, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इंट्रोड्यूस इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ 2 कैथोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को पॉजिटिव एनोड कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कैथोड बोलते हैं। बीच में एक छोटी सी थिन फिल्म लगी हुई है इन दोनों एनोड और कैथोड के। जब ब्राइन और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो की जाती है तो ये क्लोराइड आयन ट्रैवल करते हैं एनोड की तरफ और OH आयन ट्रैवल करते हैं कैथोड की तरफ, और हाइड्रोजन आयन भी। तो एनोड की तरफ हमको मिलती है क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। और इधर से हम ब्राइन सॉल्यूशन को दूसरे एंड से निकालते रहते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन एंड एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होता है जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट्स में और CFCs और पेस्टिसाइड्स में। PVC में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वो एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, और मार्गारीन यानी वेजिटेबल ऑयल बनाने में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। कैथोड के पास मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, जो डीग्रीसिंग मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए यूज़ होता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोलते हैं, ये डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो कि 373 केल्विन पर होता है, CaOCl2 बनता है और वाटर। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, ब्लीचिंग कॉटन और लेनिन टेक्सटाइल में उनका रंग सफ़ेद करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा कंपाउंड जो हमें मिलता है क्लोर एल्कली से, वो है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया उसमें पास करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, माइल्ड नॉन कोरोसिव मेटल है, बेस है, सॉरी, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस,
when it is heated during cooking, carbon dioxide is produced, which makes the cake and bread fluffy. फूल जाते हैं इसकी वजह से। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम मिलाते हैं, उसमें हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके यूजेस हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। When baking powder is heated or mixed with water, carbon dioxide is produced, which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy. और दूसरा यूज है इनग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। पेट में जलन, कहीं पर भी कुछ खट्टी डकार आ रही है तो उसके लिए एंटा एसिड के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बेकिंग सोडा को। यूज्ड इन बेक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर। आग बुझाने के लिए एक प्रकार का एक्सटिंग्यूजर होता है जिसका सोडा एसिड होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब में डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। जब हम उस एक्सटिंग्यूजर को ऑन करते हैं तो वो एसिड की बॉटल टूट जाती है और सीधे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ प्रेशर से निकलती है। अगला कंपाउंड है वाशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक सॉल्ट। Na2CO3 में जब 10H2O मिला करके यानी पानी मिला करके उसका कंसनट्रेट सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट 10H2O क्रिस्टल के रूप में हमें मिलता है। इसके यूजेस हैं ग्लास इंडस्ट्री, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स एक प्रकार का कंपाउंड है जिसको हम फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं और बहुत से जगह यूज़ किए जाते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, सफाई के काम भी आता है ये, घरों में जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो जब वॉशिंग सोडा को उसमें मिला देते हैं तो वो सोडियम रिप्लेसेस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड मेक द वाटर सॉफ्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस नेक्स्ट वाला कंपाउंड है, उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑन हीटिंग जिप्सम को हीट करने से 373 केल्विन पर हमें वो वाटर लूज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसे पीओपी भी बोलते हैं। तो पीओपी को जब हम पानी में मिला करके सॉफ्ट बनाते हैं और उसको किसी भी कास्ट में चेंज कर दें, किसी मूर्ति में बना दें, फ्रेम में बना दें, तो वो सूख कर हार्ड बन जाता है जिप्सम में। डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। यूज इसका ये फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए। फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। अब आता है आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये 1 फार्मूला यूनिट है, इसमें 5 H2O होते हैं, तब ये जाके क्रिस्टल बनाता है ब्लू कलर का। सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O होते हैं, कैल्शियम सल्फेट में 2 H2O होते हैं जिसको जिप्सम बोलते हैं। और इसी तरह से इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टल्स इनटू एमॉर्फस सॉल्ट एंड वाइस वर्सा। कॉपर सल्फेट जिसमें 5 H2O हैं उसको हीटिंग करेंगे और डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा वो और बनेंगे कॉपर सल्फेट सॉलिड और 5 H2O वाटर वेपर्स बन जाएंगे। फिर कॉपर सल्फेट में अगर वो 5 वाटर मॉलिक्यूल दोबारा ऐड कर दिए जाए, वाटर ऐड कर दिया जाए ऑन एडिंग वाटर और रिक्रिस्टलाइजेशन के छोड़ दें तो वो कॉपर सल्फेट बन जाता है। इसे बोलते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टल्स into amorphous salt and vice versa।
तो आज आपने इसके बारे में पढ़ा, सॉल्ट, एसिड एंड बेस के बारे में। इसमें बहुत सी चीज़ें, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ना, उसमें से क्वेश्चंस को निकालिए, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।